नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए बजट पेश किया। ये इंटरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का ये छठा बजट है। वित्त मंत्री ने बजट में कई सारी बातें रखी, जिसमें स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेन करने की बात, 3000 नए ITI बनाए जाने की बात, भारत सरकार गरीबों को एम्पावर करने पर जोर दे रही है, ये भी बात इस बजट में शामिल हुई। सीतारमण ने कहा, बीते सालों में सरकार 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने में कामयाब रही है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर हुए और अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से इस बजट में क्या कुछ है, ये भी जानने की कोशिश होगी, लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बहुत लिमिटेड और बहुत ही सीधे तौर पर आपको बताने की कोशिश की क्या कुछ इस बजट में है। तो देखिए, अंतरिम बजट की खास बातें क्या हैं वो आपको बता देते हैं। हमारा गरीबों को सशक्त करने में विश्वास है, ये कहा गया। कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है, ये आपको बताते चले। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पर अपनी बात रख रही थी, बजट को लेकर संबोधित कर रही थी, वेतन भोगियों को कोई फायदा नहीं मिला है। 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी। पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। गरीब, महिला, युवा, अन्नदाताओं पर फोकस। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। और इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दें तो देखिए, सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की बात कही। कुछ भी सस्ता महंगा नहीं हुआ है। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी। 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। IITs की बात हुई। 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने की बात हुई। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बजट में बताई गई हैं, लेकिन अंतरिम बजट है 2014-2019 के बाद 2024 का ये इंटरिम बजट है, जिसमें कोई लोक लुभावनी बातें नहीं हुई। चुनावी बजट इसे कहा जा रहा था, लेकिन अब इसे नहीं कहा जा रहा है क्योंकि ऐसी कोई लुभाने वाली बात इसमें नहीं है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे और भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि वो बजट को लेकर क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस हैं हमारे पास। इस बजट को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा है, राजनेताओं ने अपनी किस तरह से प्रतिक्रिया रखी है, वो आपको सुनवा देते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है, तो 2 करोड़ जो मकान गांवों में बनाए जाने हैं, आखिर वो किसके बनेंगे? विपक्ष जो है पूरी तरह से हताश और निराश है। उन्होंने बजट की कॉपी भी पूरी तरह से नहीं पढ़ी, भाषण भी पूरी तरह से नहीं सुना और उससे पहले ही आरोप लगाने लगे। दरअसल ये है कि विपक्ष पूरी तरह से हताश निराश है। उसे पता है कि आने वाले चुनाव में उसकी हार सुनिश्चित है, इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहा है। बहुत ही निराशापूर्ण बजट फिर से भाजपा सरकार ने पेश किया। देश का जो आम आदमी है, मध्यम वर्गीय, छोटे व्यापारी, उनको भी इस बजट में फिर से वही धोखा मिला जो पिछले 9 साल से मिल रहा था। वोट आपने लिया इस देश के युवाओं से और काम हो रहा है अपने उद्योगपति मित्र के लिए सार्वजनिक उपक्रम निजीकरण करके। जनता अब 2024 में इनकी विदाई करने जा रही है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को समर्पित है। देश का आम आदमी इस बात से काफी निराश और आक्रोशित है। जो बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि बड़े लोग इस बजट से होंगे मालामाल और आम जनता के लिए ये बजट है ठन ठन गोपाल। तो देखिए, कई सारी बातें इसमें रखी गई हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शन भी आपने देखे, जिसमें समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाकी जनता ठन ठन गोपाल। तो तरह तरह की प्रतिक्रिया आएंगी। चुनावी साल हैं, लेकिन इस बजट में टैक्स स्लैब में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई और महिलाओं के लिए खास तौर पर, युवाओं के लिए खास तौर पर चीज़ें, किसानों को लेकर बात रखी गई। लेकिन इसे हमारे मेहमान कैसे देखते हैं, एक एक रिएक्शन मैं इस बजट को लेकर आप लोगों के ले लूँ। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी से शुरुआत करती हूँ। जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पहले इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। कांग्रेस से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, रोहन साहब, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। आकाश राय जी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी स्वागत सर। और सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे भी इस बजट को समझूंगी सुजीत सर, लेकिन एक एक रिएक्शन, पॉलिटिकल रिएक्शन हो जाए कि वो क्या देख रहे हैं इस बजट में। जितेंद्र जी, कहिए आपकी प्रतिक्रिया। ये सरकार का अंतिम बजट है और इस सरकार का भी ये अंतिम है, क्योंकि पूरे देश में जो रिपोर्ट्स आई हैं बेरोजगारी के संबंध में, NSSO का डाटा कहता है कि देश में 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी से भारत देश जूझ रहा है।
तो टैक्स स्लैब में छूट, टैक्स स्लैब बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जब देश में लगातार गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ रही हो, जब देश में ऐसी परिस्थिति हो कि 10 साल की केंद्र सरकार में, ये भी कृषि मंत्रालय का ही डाटा है कि इन्होंने 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया इन्होंने सरेंडर कर दिया। यानी जो किसानों के कल्याण के लिए पैसा लगाना चाहिए था इनको, जो किसानों के हित में पैसा खर्च करना चाहिए था, वो पैसा इन्होंने वापस कर दिया। और एनसीआरबी का भी एक डाटा आया है मैडम, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि मोदी सरकार में, भाजपा सरकार में 10 साल में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या किया है, आर्थिक तंगी और सरकार की नीतियों को लेकर। तो सरकार अपनी किस बात पर पीठ थपथपाएगी? न इस बजट में बेरोजगारों के लिए कुछ है, न इस बजट में किसानों के लिए कुछ है, न इस बजट में नौजवानों के लिए कुछ है, न इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ है। ये कहते हैं, सुन लीजिए, ये कहते हैं कि हमने किसानों को कर्ज दिया, इस बजट में हमने व्यवस्था की है, लेकिन ये नहीं बताते कि इन्होंने किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया। ये इसमें लंबा हो जाएगा, बाकी मेहमान भी हैं, एक एक करके बारी बारी से हम सबकी बात सुनेंगे। ठीक है, कांग्रेस की तरफ जा रही हूँ। रोहन जी, आपका क्या रिएक्शन है इसको लेकर? एक तरफ किसानों की आत्महत्या भी गिनाई जा रही है, कहा जा रहा है युवाओं के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, फिर सरकार के दावे क्यों किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? पारुल जी, आज से पहले सरकारों में जब बजट पेश हुआ करता था तो जो देश की जनता थी वो इंतजार करती थी किसको क्या मिल रहा है, किसको कहाँ राहत मिलेगी, क्या चीजें सस्ती होंगी, क्या महंगा होगा, देश एक साल अगले एक साल किस आर्थिक दिशा में बढ़ेगा। अब इसकी चर्चा ही नहीं होती है। अब तो चर्चा कहीं घुमा दी गई। लेकिन मेरा एक सवाल है सरकार से कि सरकार को जो घोषणाएं करती है उसका फॉलोअप होता है कभी? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ चले गए, किसानों की इनकम दुगनी होनी थी, कहाँ दुगनी हुई है, 10 करोड़ पक्के घर बांटे जाने से कहाँ पहुंचे, एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट थी वो 4.5% थी 2014 में, आज 1.8% रह गई है। 31 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, इसके लिए कौन जवाब देगा? शिक्षा पे सरकार का जो खर्च था 4.5% का पहले, वो आज गिर के 3.2% रहा है। शेड्यूल कास्ट, एसटी, ओबीसी का जो भागीदारी है वो लगातार कम होती चली जा रही है, माइनॉरिटीज की कम होती जा रही है। ठीक। जब हम पढ़ाई पे अपना खर्च कम कर रहे हैं, रक्षा पे अपना खर्च कम कर रहे हैं, हर चीज पे अपना खर्च कम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई है, तो फिर सवाल देश की जनता, देश के विपक्ष, देश का मीडिया जो सवाल पूछता है वो तो अब उसको मेन स्ट्रीम में मौका मिलता है, उसकी बात तो कहीं सुनी नहीं जा रही है। तो जो है आखिर में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल हो गया, किसी ने पूछा कि इन्होंने जितने वादे करते हैं हर साल उसका क्या हुआ? कोई फॉलोअप नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है, सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, सुबह से शाम तक वही चलता रहता है, कुछ नहीं। वो भी अब बजट उसी प्रोपोगेंडा का हिस्सा बनता जा रहा है। ठीक। एक एक रिएक्शन के बाद आकाश जी, कई सारे सवाल इसके साथ खड़े हो रहे हैं कि रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा लोगों को नहीं मिल पा रही है, शिक्षा के हम क्राइटेरिया पर जाएं तो वहां पर लोगों को शिक्षा कमतर मिल रही है, और भी कई सारे आरोप लगे हैं। लेकिन जब बजट को लेकर बात हम करते हैं तो ये कहा जाता है फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से हम टॉप 5 इकोनॉमी पे आ गए हैं। आप लोग राशन की बातें गिनाने लगते हैं, आप लोग सिलेंडर, मकान की बातें गिनाने लगते हैं, शौचालय की बातें गिनाने लगते हैं, लेकिन विपक्ष का नजरिया इन सबसे अलग है। वो तो ये मान रहे हैं कि कुछ नहीं दिया, और आप भैया आखिरी बजट है आपका। आकाश जी, देखिए, मैं दोनों लोगों को सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे थे और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे थे जी। समस्या क्या है? समस्या ये है ना कि इनका, विपक्ष के लोगों का एक पुराना नारा है कि जब सत्ता में रहेंगे तो करेंगे लूट, और जब रहेंगे विपक्ष में तो बोलेंगे झूठ। तो इनको तो सिर्फ झूठ बोलना है। आज जो देश की जनता है, वो देश की जनता का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों पर बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी, और उस यात्रा का हश्र ये हुआ कि 3 प्रदेशों से ये सत्ता से गायब हो गए। अब दूसरी यात्रा ये निकाल रहे हैं। तो इन्होंने इंडी अलायंस की बात करी थी, अब ये इंडी अलायंस खंड खंड टूटता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इनको नकार दिया, पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने नकार दिया, उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने नकार दिया।
तो ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपना कुनबा बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको न देश की जनता की चिंता है, न प्रदेश की जनता की चिंता है। और अगर ये काम किए होते तो आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को इतना भरोसा देके दोबारा सत्ता में भेजी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 24 के चुनाव में जी 24 के चुनाव में कितना ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला बजट है ये तो नहीं कहा जा सकता फिलहाल, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी काफी आश्वस्त है। अगर हम पुराने बजट पर नजर डालें सुजीत जी तो ये बताया गया कि ठीक है लौट रही हूँ। हाँ जी ठीक है लौट रही हूँ। 2014-2019 की हम बात करें तो 19 तक भी पीएम किसान सम्मान निधि, 5 लाख तक इनकम पर टैक्स छूट, असंगठित जो श्रमिक हैं उनके लिए भी पिछले बजट में, यानी मैं जब पिछला इंटरिम बजट था 2019 का उसमें काफ़ी लोक लुभावनी चीज़ें थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। और जब फिस्कल डेफिसिट की बात की जाती है तो यहाँ पर भी बीजेपी ये कहती है कि हमने उसको कम किया है। जीडीपी में वो कहते हैं कि हम अभी लेवल पर हैं, रिवाइज एस्टिमेट 5.8 पर आ जाता है। इकॉनमी की बात करते हैं तो कहते हैं टॉप 5 पर हैं। और फिर उसके बाद तमाम इनकी योजनाएं और गरीबी से निकालने के लिए लोगों को काम किया। ये जब इतनी सारी बातें गिना रहे हैं और विपक्ष इसको लेकर बिल्कुल अलग मोड पर कि साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो हमें दिख रही हो, ये बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। क्या बताएंगे आप, क्या समझ रहे हैं इन तमाम चीज़ों को देखकर? एक तरफ आंकड़ों के साथ सारी चीज़ें हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं विपक्ष के अपने आरोप। सुजीत जी। पारुल जी, आंकड़े हावी होते हैं। ये सरकार का बजट नहीं है बल्कि सरकार का काम चलाऊ एक खर्च का विषय है। बिल्कुल। सरकार ने ये नहीं बताया है कि एक वर्ष का उनका लेखा जोखा क्या होगा। हाँ, सरकार ने एक बात बहुत चालाकी से इसमें कर ली, जैसे इन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोगों को हम सोलर प्लेट देंगे और बिजली 300 यूनिट फ्री बिजली, हाँ फ्री बिजली देंगे। तो उसमें बहुत कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। सरकार ने सोलर प्लेट्स कहां से आएंगी, सोलर प्लेट्स कहां बनेंगी, इसके पीछे के बैकअप को आप समझिए। सरकार ने बड़ी चालाकी से इसको किया है। दूसरा, सरकार ने कहा 1000 विमान खरीदेंगे। तो सरकार ने अपने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे वो इस काम चलाऊ बजट में उन्होंने तय कर लिया। लेकिन सरकार ने बाकी जैसे टैक्स पेयर है वो पूरी तरह से कि साहब अगर उनकी घोषणा हो सकती थी तो हमारी भी घोषणा हो सकती थी। दरअसल सरकार चुनावी मोड का बजट नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि सरकार को बजट कुछ दूसरा लाना है चुनाव के बाद। सरकार ये मान चुकी है कि हम सत्ता में लौट रहे हैं और जो राम मंदिर का विषय हमारा रहा है वो राम मंदिर का विषय काफी बढ़त ले ली है उसने। तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा बजट जो उनको जल्दबाजी में काम करने थे वो उन्होंने काम कर लिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर जो है उन्होंने फोकस किया, उन्होंने सोलर प्लेट पर फोकस किया। 1 करोड़ लोग जिसे उन्होंने 596 करोड़ रुपए का निवेश आया ये गणना उन्होंने कर दी। और उसके बाद में इन्होंने गृह ऋण योजना की बात कर दी। तो एक तरफ ये आंकड़े गिनाते हैं, अभी आप ही कह रही थी कि एक तरफ कहते हैं कि साहब आप जो है शौचालय और अन्न से और उससे नहीं, तो कुल मिलाकर के, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि साहब ये आंकड़े हैं। तो ये तो दोहरी बातें हो गई ना कि आप कर हो रहे हैं लेकिन बता कुछ और रहे हैं। तो सरकार ने बहुत ही चालाकी से इस बजट को प्रस्तुत किया है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि सरकार जो अगला बजट प्रस्तुत करेगी वो बजट निश्चित रूप से बहुत अलग बजट होगा और उस बजट में वो स्थितियां नहीं होंगी जिसकी लोग आम चाहत रखते हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही सर, ये पीएलएफएस की रिपोर्ट है जिसमें ये आंकड़े दावा करते हैं कि 5 साल में 350 नौकरियां बनी हैं। 1.4 आबादी बड़ी है जो इस दायरे में, इस जॉब के दायरे में आती है। 17-18 में और 22-23 में कंपैरिजन करते हैं तो भी आंकड़े दुरुस्त होते हुए चले जाते हैं। और भी डिटेल अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगी यहाँ। लेकिन जब जॉब्स की बात होती है तो आप कहते हैं युवाओं को नहीं ध्यान दिया जा रहा,
और महिलाओं की जब बात होती है तो वो अपनी स्कीम्स गिनाना शुरू करते हैं। जीडीपी को लेकर भी हम चर्चा करते हैं तो दिखाई देता है, और कई सारी स्कीम्स जिसमें वो आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं। यूपीए सरकार की कई डेटाज हैं जिसमें वो बता रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा, रिसर्च की, तो ये भी चीज़ें सामने आई कि यूपीए गवर्नमेंट में 4% लोग गरीबी रेखा के नीचे इसलिए चले गए क्योंकि इलाज का खर्च इतना हो जाता था। तो आयुष्मान कार्ड, राशन देना, ये सारी चीजें हैं। अब बताइए, हर चीज का विरोध सिर्फ इसलिए कि विरोध होना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो गरीबी रेखा से किसको निकाले? अगर देश में 80 करोड़ लोग राशन पर जीवित है 5 किलो, तो गरीबी रेखा से बाहर निकालने वाला आंकड़ा सरकार का झूठा है। सरकार इनकी है, अखबार इनका है, कुछ भी उठा के छाप दे। कैग की रिपोर्ट देखिए, 22% पिछला बजट ये खर्च नहीं कर पाए। भारत 55 लाख करोड़ के कर्ज में था, 1,75,000 करोड़ के में पहुंच गया। जीडीपी 2% गिर गई। 2004 से 2014 के बीच जीडीपी बहुत अच्छी थी, देश की स्थिति बहुत बेहतर थी। आप 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किए और 100 दिन में नहीं, 10 साल में महंगाई बढ़ती चली गई, महंगाई डाउन होती चली गई। महंगाई की स्थिति यह है कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। आपने बजट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष जो रोजगार नौकरी देने का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसको इम्प्लीमेंटेशन 10 साल में नहीं कर पाए और अंतिम जाती हुई सरकार में करेंगे। सुन लीजिए, इन्होंने ये नहीं बताया बजट में दलित, पिछड़े, अगड़े, आबादी, आदिवासी, अल्पसंख्यक के लिए उन्होंने बजट में क्या किया। किसान जब लगातार आत्महत्या कर रहा है तो आप किसानों के लिए क्या किया आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता है वो रिपोर्ट एनसीआरबी की है और एनसीआरबी का आंकड़ा कोई झूठ तो बोलेगा नहीं। जब देश के किसानों का जीडीपी में 18% हिस्सा है तो निश्चित तौर पर किसान को आप ठग रहे हो, नौजवान को ठग रहे हो। जवाब जितेंद्र जी, जवाब बारी तो मैं जवाब दे देता हूँ। कहिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा ना कि इन लोगों का काम है झूठ बोलना और जनता को बरगलाना। मैं आपको बता देता हूं कि भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सबसे मजबूती से आगे बढ़ रही है। आज भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो एक्सचेंज के मामले में नहीं सुन रहे भाई, आप लोग सुनते नहीं है ना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है स्टॉक एक्सचेंज के मामले में। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बना है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। आज भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश बना है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। बारी से बात कर रोजगार नहीं मिल रहा है, और अगर रोजगार हम नहीं दे रहे हैं, अगर हम नहीं काम कर रहे हैं, तो भारत की जनता लगातार हम पे भरोसा क्यों कर रही है? चुनाव आपको 45 साल ये सवाल तो उठता है रोहन जी का भरोसा है कि विपक्ष के लोग या तो आप लोग वो बातें समझा नहीं पा रहे हैं जो मंचों से या डिबेट्स में बोलते हैं। एक सेकंड आकाश जी, अगर आप जनता की मंशा को नहीं समझेंगे तो 24 में जनता की मंशा पे सिमट जाएगा। क्या है ये तो खैर चुनाव में समझ आ जाता है। रुक जाइए आकाश जी, कंटिन्यू मत बोलिए ना। रुकिए, कंटिन्यू नहीं बोलेगा कोई भी, क्योंकि बारी बारी से हम सबको सुनना चाहते हैं और सभी साथ में बोलेंगे तो किसी को नहीं समझ आएगा। रोहन जी, ये तो बात सही है कि बारी दर बारी हम देख रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव बीजेपी जीतती है। हर बार हम डिस्कशंस करते हैं अलग अलग मैटर्स पर, ये बताने की आप लोगों की कोशिश होती है कि क्या आंकड़े हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं, उसके बावजूद भी जनता जो है बीजेपी को चुनती है। अभी भी हम देख रहे हैं कि बजट को लेकर बहुत सारी ऐसी कोई लोक लुभावने वादे नहीं हैं, लेकिन बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। रोहन जी, पारुल जी, ये चुनाव में जाती सरकार का बजट है, तो इसमें केयर टेकर की तरह से होता है कि अगली सरकार जो आएगी वो अपना बजट देगी, अपना 5 साल का एजेंडा प्रोग्राम के हिसाब से काम करेगी, तो वो है। लेकिन चुनाव से रिलेटेड जो भी घोषणाएं थी वो तो उन्होंने करी है। लेकिन अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जो बोला है उस एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं होता, प्रजातंत्र और चुनाव जीतने तक ही नहीं सीमित होता है। ये और बात हम लोग यहाँ चर्चा बैठे थे तो शास्त्र पे, लेकिन राजनीतिक विज्ञान तक घसीट के लाई गई है। तो मैं अपनी बात 10 सेकंड में इस बात की इनके जवाब दे देता हूँ कि चुनाव दर चुनाव आप जीतते जा रहे हैं। उसी तरह से अडोल्फ हिटलर भी जर्मनी में चुनाव जीतते जा रहे थे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन समय है, हमने भी देखा है, आप भी देखेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
अगर जीएसटी जरूरी सामानों पे 5 से 18% तक है, आटा, दाल, दूध, हर चीज अपने सर्वोत्तम मैंने सारा सवाल आपको कंक्लूड करके ही पूछा कि हर बात है आप लोग जो रख रहे हैं, महंगाई भी रख रहे हैं, बेरोजगारी, महिला, क्राइम, किसान, लेकिन उसके बावजूद भी जनता इनको ही क्यों वोट देती है? और अभी भी ये कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, जबकि बजट में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, टैक्स रिबेट नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने आपसे बताया तो कि जब कुछ बर्बाद हो रहा है उसमें भी कुछ लोग आबाद होते हैं। कौन बर्बाद? तो कुछ बर्बाद तो जनता चुन रही है, बर्बाद कौन हो रहा है? देश बर्बाद हो रहा है। देश आप देखिए, देश की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो देश की जनता भी तो कुछ माइंडसेट रखती है ना। प्रजातंत्र है, प्रजा का ये तंत्र है, प्रजा चुन रही है, तो वो भी तो कुछ सोचकर चुन रही है। सुनिए ना पारुल जी, मेरी बात सुनिए। नए मोदी जी पिछला चुनाव 2019 में जीते, उसके बाद के राज्यों के चुनाव हुए हैं। राज्य अभी गिनाना शुरू करूंगा तो सिर्फ ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 के अभी इनके चुनाव जीते हुए राज्य है ना। अभी राज्य भी गिनाए जा सकते हैं, कैसे सरकारें बनाते हैं। ऑपरेशन लोटस भी समझा सकता हूँ, और महाराष्ट्र भी समझा सकता हूँ, बिहार भी समझा सकता हूँ। लेकिन यहाँ लोग बैठे हैं चर्चा करने के लिए कि आज का बजट क्या है। जिन राज्यों में उम्मीद नहीं थी ना, छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी निकाल लेगी, लेकिन बम्पर जीत हुई है। तो ये सारी चीजें अलग रखी है। ठीक है आकाश जी, ज्यादा बोलते हैं। आकाश जी कहिए, ये जवाब ही नहीं है कि सब कुछ अगर मान ले आपकी बात, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों आखिर जनता का मैंडेट जो है सुजीत जी बीजेपी के पास जाता है? कि वाकई जो आप चीजों को डिस्कस कर रहे हैं कि वोटर्स की नब्ज पहचानती है बीजेपी और चुनावी मोड में उसी नब्ज को दबाती है, ये मान लें। क्योंकि अगर चुनावी बजट है ये तो 19-14 से बिल्कुल अलग है, कोई लोक लुभावनी शर्तें नहीं, कोई लोक लुभावने वादे नहीं। सुजीत जी, अरुण जी, जो सबसे बड़ी विषय है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो लड़ती है वो चुनाव किन्हीं दूसरे मुद्दों पर लड़ती है। बजट का कोई विषय वहां नहीं खड़ा होता जी। सरकार केवल चुनाव किसी दूसरे मुद्दे पर लड़ती है, फिर सरकार उतर जाती है टैक्स और मुक्त वाहन, हवा बदल जाती है। हवा बदल जाती है और उस हवा को पहचान ही नहीं पाते विपक्षी दल, ये दूसरे मुद्दों पर लड़ते रहते हैं। आप देख लीजिए, चीन में कुल 7% भूमि पर कृषि होती है और चीन कहां से कहां पहुंच गया। ये बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते हुए अवसर का देश है। यहां हर व्यक्ति भाग रहा है। किसानों को पैसा 7,000 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि दे करके, या हम ये फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे, क्या देश का यही विकास है? अभी हमारा कोई भाई इसी में से बैठ के कह रहा था कि पिछड़े, दलित, आप देश का विकास चाह रहे हो या आप जाति चाह रहे हो? ये मैं किसी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा है, एक सामाजिक स्थिति जो बनती जा रही है वो देश में। देश का चिंतन कहीं कुछ है, कार्य कुछ है, दिख कुछ रहा, हो कुछ रहा। ठीक है, तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां जैसे उन्होंने विकास को पकड़ने का विषय कहीं नहीं आता। इस डिबेट में मैं यहां भी देख रहा था, अभी बात हो रही थी कि साहब उनको ये नहीं किया, उनको वो नहीं किया। देश के विकास पर क्या काम हुआ इस बजट में, ये स्पष्ट होना चाहिए, और वो स्पष्टता नहीं है। सरकार ने बड़ी चालाकी से जहाज खरीद लिए। सोलर प्लेट्स बनाने के लिए कहां बनेगी, किससे बनेगी, हर चीज के पीछे एक अवान्तर कथा होती है। तो वो अवान्तर कथा इसमें रच ली गई और फिर कह दिया गया इस सरकार में तो कि साहब ये तो जो है वोट ऑन अकाउंट है, ये तो जो है बजट है ही नहीं है, और ये तो 4 महीने का 3 महीने का काम चलाऊ है। इसका मतलब ये है कि जो अगला बजट होगा वो बजट बहुत ही कड़ा बजट होगा, कह सकते हैं कि आने वाले समय पर। और इतनी आश्वस्त दिखाई दे रही है बीजेपी कि 400 प्लस का टारगेट इसी बजट के पास लेकर चल रही है। और आप कर रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि टेलीविजन पर या कहीं भी जनता कितना देखती है। जनता तो आज दूसरे मोड में जा चुकी है। उसको टैक्स से उसको इतना जोर शोर से उठाया है कि ये यहाँ का शोर इतना ज्यादा उठ ही नहीं पा रहा है। 30-30 सेकंड में सबकी प्रतिक्रियाएं लेनी होंगी, मुझे बहुत कम समय है, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। जितेंद्र जी 30 सेकंड्स प्लीज। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि मतलब जो है दलित, पिछड़ा, आदि आबादी, अल्पसंख्यक जाति की बात कर रहे हैं। तो हम तो पूछेंगे भाई, आधी आबादी देखिए डिबेट कर रही है तो उनका चैनल चल रहा है, आधी आबादी प्लेन चला रही है तो देश चल रहा है।
आधी आबादी मजदूरी कर रही है तो भी देश चल रहा है, किसान खेती कर रहा है तो देश चल रहा है। तो कहने का मतलब दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबका योगदान है। ये भाजपा का दलित, अंतिम पिछड़ा, बजट। अल्पसंख्यक में आधी आबादी को कौन सी कास्ट में जोड़ना है सर? बिल्कुल आधी आबादी भी आती है उसमें। जाति और मत मथिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को। उस देश के लोगों का योगदान है, भारतीय का योगदान। 30 सेकंड रोहन जी, समय कम है मेरे पास, एक एक प्रतिक्रिया सभी की हो जाए। पारुल जी, 30 सेकंड में 30 सेकंड ओनली। हाँ पारुल जी, सामान्य समझ का आदमी भी जान जाएगा कि बेरोजगारी अपने सर्वोच्च स्तर पर है, महंगाई अपने सर्वोच्च स्तर पर है और सरकार दिन ब दिन अपना विश्वास खोती जा रही है। जब चुनाव होगा, ये जो घमंड है, ये जो गुमान है कि वो अपने यहाँ एक वक्त आता है। आकाश जी 30 सेकंड, घमंड टूटेगा कह रही है कांग्रेस। आकाश जी, कि अभी जो 22 तारीख को अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय में लगभग एक हफ्ते तक अयोध्या में था और पूरा देश वहां पे उमड़ा हुआ था। और देश की जनता की ये भावना है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री तिबारा इस देश को चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा उस पर डिलीवर किया, चाहे धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो या विकास का कोई भी फ्रंट पे ये ले लें। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 400+ सीटों के साथ सत्ता में वापसी करने जा रही है। जी आप मुद्दों पर बात कर रही हो, ये तो सब चीजें कॉपी किताबों में पढ़कर सुना दीजिए, बंद कर दीजिए। असल मुद्दे तो कुछ और ही हैं जो अब हवा में हम देखेंगे, सुनाई भी देंगे, गूंजेंगे। सुजीत जी ने बहुत सही कहा और उसी पर आकाश जी आप आ भी गए। मतलब हो रही है देश के बजट पर। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, देश का बजट इंटरिम बजट था ये। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। कई सारी अहम बातें थी इस बजट में, लेकिन टैक्स स्लैब में किसी तरह की छूट नहीं थी, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, वो इस बात का इंतजार करते हैं। 2014-2019 में काफ़ी लोग लुभावनी चीज़ें थी, उसको भी लेकर विपक्ष ने ताने कसे थे कि साहब ये देंगे कहाँ से, ये लूट है, ये किस तरीके से आप जो खर्च कर रहे हैं वो आएगा कहाँ से। और इस बार ऐसा कुछ नहीं है, तब भी विपक्ष ये बातें कर रहा है। किसानों के लिए क्या है ये भी पूछा जा रहा है। हालांकि सम्मान निधि में किसी तरह का इंक्रीमेंट नहीं है, यानी बढ़ाया नहीं है उसे, पर मिलना तो है। घर, शौचालय, राशन, आयुष्मान कार्ड, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आम जनता के लिए हैं। उसके अलावा जो रोजगार हैं उसको भी लेकर आप PSLV का डेटा देख लीजिए तो वो भी बहुत कुछ हद तक, PLFS का डेटा देख लीजिए तो वो भी बहुत कुछ हद तक ऐलान करता है कि रोजगार का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप नौकरी करें, बल्कि रोजगार देने वाले भी बने। तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार थे उन्होंने एक नब्ज दबाई कि असल मुद्दा तो कुछ और है 2024 के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।